नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन चैप्टर को डील करेंगे। एयर पॉल्यूशन में इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स या कंटामिनेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर मिश्रित गैसों का आवरण बना हुआ है। इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बादल, हवाएं, वर्षा, आंधी आदि मौसम की विभिन्न गतिविधियां वायुमंडल के बिना संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का कारण भी वायुमंडल ही है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पूर्व वायुमंडल में नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैसें व जलवाष्प पाई जाती थी। ऑक्सीजन अल्प मात्रा में उपलब्ध थी, परंतु प्राकृतिक गतिविधियों से वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन आया और समय के साथ जैव प्रजातियों की उत्पत्ति और वृद्धि के कारण ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़कर लगभग 21% हो गया। तब से यह संतुलन की अवस्था में है। अगर हम प्राकृतिक रूप से शुद्ध वायु की बात करें तो शुद्ध वायु में जिन गैसों का मिश्रण है वो है मेजर कंपोनेंट। अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78.09% बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन 20.94% बाय वॉल्यूम और वाटर वेपर 0.1 से लेकर 5% बाय वॉल्यूम है। माइनर कंपोनेंट्स की बात करें तो आर्गन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0325% के करीब मौजूद है और ट्रेसेस कंपोनेंट्स के हैं वो उनमें नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्सिनॉन इत्यादि गैसें हैं जो ट्रेसेस के रूप में हैं। ये सभी गैसेस का जो मिश्रण है ये वायु का प्राकृतिक शुद्ध रूप है। लेकिन सामान्यतः वायु जो है नेचर में अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाती। उक्त वायुमंडल में उक्त गैसों के अतिरिक्त बहुत से कण वायु में तैरते रहते हैं, जैसे धूल, रेत, पराग, बाल, धागों के महीन टुकड़े, पॉलेंस, साथ ही बैक्टीरियाज व वायरस इत्यादि वायु में विद्यमान रहते हैं। ये सभी गैसेस और कण प्राकृतिक रूप से वायु में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो समय समय पर वायु में जुड़कर उसके प्राकृतिक या शुद्ध रूप को बदल देते हैं। उन्हें वायु प्रदूषक अर्थात एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वायु प्रदूषकों के वायु में जुड़ने की घटना वायु प्रदूषण कहलाती है। अगर वायु प्रदूषण की परिभाषा को हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषित पदार्थों की मात्रा हानिकारक स्तर तक पहुंच जाए तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है तथा इस परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहते हैं। एक अन्य परिभाषा जो कि ज़्यादा उपयुक्त लगती है, वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन ध्यान रखिए जिसके द्वारा मानव जीवन, संस्कृति तथा प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही हो या उसे नुकसान पहुंचता हो, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषकों की तथा कणीय पदार्थों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती चली जाती है। प्रदूषक गैसों की एक सीमित मात्रा हानिकारक नहीं मानी जाती। इस सीमा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया गया है। वायु प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर स्रोत की बात करें तो मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत मतलब नेचुरल सोर्स और दूसरा मैन मेड सोर्स या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जिन्हें हम मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी का फटना एक मुख्य कारण है। ज्वालामुखी
उद्गार के समय विशाल मात्रा में धुआं, राख एवं चट्टानों के टुकड़े तथा विभिन्न प्रकार की गैसें तीव्र गति से वायुमंडल में प्रवेश करती है, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इत्यादि, जिससे उस क्षेत्र के प्रदूषण में वृद्धि होती है और यह प्रदूषण बहुत बड़े वायुमंडल के क्षेत्र को दूषित करता है। फॉरेस्ट फायर भी एक मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वायुमंडल के प्रदूषण का। जंगलों में लगने वाली आग जो विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक जलती है, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, राख के कण मिलने से वायु प्रदूषण होता है। जंगल में लगी आग से पहला प्रभाव तो यह है कि फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन कंटेंट और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो कि एक निश्चित सीमा से अधिक होना प्रदूषण का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ये। और दूसरा कारण कि इस दहन की प्रक्रिया के अंदर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है वो कार्बन के साथ संयुग्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा में भी लगातार कमी आती है। तीसरा कारण है मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली धूल भरी आंधियां और तूफान भी वायु को प्रदूषित करते हैं। धूल कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, पर महीन कण लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। सामान्य रूप से चलने वाली हवाएं भी एक स्थान से वायु प्रदूषण को दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूशन फैलता है चिमनियों के द्वारा, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सामान्य हवा के बहाव के साथ साथ दूरस्थ स्थानों तक पहुंचते हैं और दूरस्थ स्थानों के वायुमंडल को भी प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति या मृत जीवों के सड़ने से भी वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। दलदली प्रदेश में पदार्थों के सड़ने से मीथेन गैस प्रदूषण फैलाती है। कुछ पौधों से उत्पन्न परागकण तथा हाइड्रोजन के यौगिक भी प्रदूषण करते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, तो उनके मृत होने के पश्चात उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है। अगर एयर की प्रेजेंस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो एरियोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। वायुवीय सूक्ष्म जीवाणुओं का के द्वारा उन जीवों को डिकम्पोजिशन या अपघटन होता है। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है तो उसे एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन या अवायुवीय सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिकम्पोज कर सिंपलेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदला जाता है। इस क्रिया के दौरान कार्बोनेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अमोनिया इत्यादि गैस रिलीज होती है, जिसके कारण की सड़ान फैलती है। कोहरा भी प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनता है। प्राकृतिक से होने वाला प्रदूषण सीमित एवं कम हानिकारक होता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं विभिन्न क्रियाओं से इसमें संतुलन बनाए रखती है। तो ये सभी प्राकृतिक स्रोत थे वायु प्रदूषण के, लेकिन ये सब एक इक्विलिब्रियम सेटअप में चलते हैं। नेचर के द्वारा ही प्रदूषण फैल रहा है और नेचर ही उस प्रदूषण को वापस समाप्त कर रही है, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। लेकिन मुख्य जो सोर्स है वो मानव निर्मित स्रोत है, जो कि वायुमंडल को लंबे समय तक प्रदूषित बनाए रखता है। मानव ने अपने विभिन्न क्रियाओं द्वारा वायुमंडल एवं वायु को प्रदूषित किया है, आज तक भी करता जा रहा है और भविष्य में भी इसकी पूरी संभावना है कि वायुमंडल लगातार प्रदूषित होता रहेगा। ऊर्जा के विभिन्न उपयोग, उद्योग, परिवहन, रसायनों के प्रयोग में वृद्धि आदि से मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ वायु प्रदूषण रूपी संकट को भी जन्म दिया है। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी विकास के संसाधन हैं उन सभी ने वायुमंडल अथवा प्रकृति को परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रदूषित किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। अब मानव द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है वो निम्नलिखित क्रियाओं से होता है, जैसे दहन क्रियाओं द्वारा प्रदूषण। मानव के हर क्रियाकलाप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है।
दहन से अनेक गैसों तथा हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। घरेलू कार्यों के दहन से नियमित घरेलू कार्य जैसे भोजन बनाना, पानी गर्म करना हेतु लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, कंडे, गैस आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाने की इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। साथ ही किसी भी ईंधन को जलाने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो वायुमंडल से ही ली जाती है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी, कंडे, खेतों का कचरा, घास फूस काम में लिया जाता है। इन ईंधनों से अधिक मात्रा में हानिकारक गैसेस निकलती हैं। साथ ही बारीक ऐश पार्टिकल्स, जिसको फ्लाई ऐश कहते हैं, के कण भी हवा में ठोस व कोलाइडल रूप में मिल जाते हैं जिससे हवा को प्रदूषित कर सकते हैं। वाहनों के दहन से परिवहन के सभी साधनों जैसे कि मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, रेल और पानी के जहाज इत्यादि, इन साधनों के इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल काम में लिया जाता है। इंजन में दहन के बाद इनसे धुआं निकलता है जिसमें विषैली गैसें एवं हानिकारक प्रदूषक तत्व जैसे कार्बन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स व सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड पार्टिकल जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। धूम कोहरे का जन्म भी पेट्रोल और डीजल से निकले नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है जो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से क्रिया कर घातक फोटोकेमिकल धूम कोहरे को जन्म देते हैं। ताप विद्युत ग्रहों में दहन, ताप विद्युत ग्रह में अर्थात थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कई टन कोयला, जो कि लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट कुछ भी हो सकता है, को जलाया जाता है जिसके फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, कोल ऐश, काला धुआं, कार्बन के स्मॉल पार्टिकल्स वायुमंडल में फैल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। कूड़े करकट के निस्तारण के लिए दहन, कम या अधिक किसी भी मात्रा में जैविक व अजैविक कचरा जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। अक्सर हमने देखा गया कि कचरे के निपटान के लिए कचरे को इकट्ठा कर उसे जला दिया जाता है। ऐसा करके हम एक तरह के प्रदूषण को खत्म करने के लिए दूसरी तरह का प्रदूषण और पूर्व से भी ज्यादा घातक प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। अतः हमें सामान्यतः कचरे को जलाना नहीं चाहिए। अन्य दहन क्रियाएं, छोटे बड़े उद्योगों में पिघलाने, पकाने, गलाने, वाष्पन के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई जाती है जिसमें कोयले व लकड़ी का दहन होता है। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी, आग्नेय अस्त्रों के परीक्षण से भी वायु प्रदूषण होता है। ये तो मुख्य है दहन क्रियाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण। दूसरा, उद्योगों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण। मानव निर्मित वायु प्रदूषण का दूसरा मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति है। औद्योगों के एक और दहन क्रिया होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं में सभी प्रकार के हानिकारक गैसें, हाइड्रोकार्बन वेस्ट व अन्य हानिकारक पदार्थ नियमित रूप से वायु में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत में ही हुआ है। जैसा कि हमने देखा था 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कीटनाशक बनाने वाले कारखाने से आइसोमिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इस विषैली गैस के संपर्क में आने से 3000 से भी अधिक व्यक्तियों की जान चली गई। हजारों व्यक्ति आज भी इसके साइड इफेक्ट्स जैसे अंधेपन, श्वास संबंधी बीमारी, चर्म रोग इत्यादि से ग्रसित हैं। कुछ उद्योगों जैसे कपड़ा, कागज, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, धातु शोधन, रसायन उद्योग आदि से भी अधिक वायु प्रदूषण होता है। कृषि कार्यों द्वारा कृषि की विभिन्न बीमारियों को रोकने व उत्पादन वृद्धि के लिए आजकल कई प्रकार के कीटनाशक हेलीकॉप्टर द्वारा अथवा बारीक फुहारों द्वारा छिड़के जाते हैं। डीडीटी तथा बीएचसी पाउडर भी छिड़के जाते हैं। छिड़काव से ये रसायन वायु में समाहित हो जाते हैं और उसे जहरीला बना देते हैं। फसल निकालने के बाद बाकी अवशेष जलाने अथवा साफ करने से भी वायु प्रदूषण होता है। विलायकों का उपयोग, फर्नीचर की पॉलिश, स्प्रे पेंट,
आदि में कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता है। ये कम ताप पर वाष्पित होने वाले द्रव हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हवा में फैलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा आणविक विस्फोटों से भी वायु प्रदूषण होता है। आज विश्व के विभिन्न देशों में शक्ति परीक्षण की होड़ में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में एक साथ हानिकारक रसायन, धूल कण आदि हवा में मिल जाते हैं। परमाणु ईंधन के प्रयोग से तनिक भी असावधानी से रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव मौत का कारण बन जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र, जो कि पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर में रेडियो एक्टिव पदार्थों के रिसाव से हजारों व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए थे। यहां यह जानना आवश्यक है कि आणविक विस्फोटों से या आणविक पदार्थों के रेडियो एक्टिव प्रदूषण से केवल उन्हीं व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचता जो इनके संपर्क में आते हैं, अपितु यह प्रभाव उनके जीन्स को भी डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियां उनके आने वाली संतानों में फैलती जाती है। अर्थात इससे फैलने वाला प्रदूषण कई पीढ़ियों तक सक्रिय रहता है, इसलिए यह बहुत ही घातक प्रदूषण है। सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा वायु प्रदूषण, कृत्रिम रूप से उत्पन्न परफ्यूम, स्प्रे, डिओडोरेंट, रूम फ्रेशनर, टॉयलेट फ्रेशनर आदि सभी में कार्बनिक सॉल्वेंट, ईथर आदि उपयोग में लिए जाते हैं, जो कि एग्जॉस्ट होने के बाद में वायु को प्रदूषित करते हैं। इसका मतलब आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए, जो भी सुगंधित पदार्थ आप उपयोग में लेते हैं, डीओ हुआ, परफ्यूम हुआ इत्यादि, ये सभी के सभी फ्रेग्रेंस तो दे सकते हैं, लेकिन वायु को प्रदूषित करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने अपने आराम के लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी कार है वो विदाउट एसी आती ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में फ्रिज और एयर कंडीशनर्स, इनमें जो रेफ्रिजरेंट्स यूज लिए जाते हैं, प्रशीतक यूज लिए जाते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, जो वायु में मिलकर और वायु से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए ओजोन परत तक पहुंचते हैं और ओजोन परत के नाश का कारण बनते हैं। आपको ज्ञात होगा कि ओजोन परत हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम आती है, जो कि वायुमंडल, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि घातक होती हैं, उनको वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ही रोक देती है अथवा परावर्तित कर देती है और अवशोषित कर लेती है, जिससे कि ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और उनके कारण होने वाले नुकसान से पृथ्वी पर उपलब्ध जीव जंतु बच जाते हैं। तो अगर वो उस लेयर का नुकसान करने में हमारे लिए हमारी भौतिक संसाधन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति बीड़ी व सिगरेट के धुएं द्वारा वायु प्रदूषण तो करता ही है, परंतु इससे उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा जिनके शरीर में वो धुआं श्वास के द्वारा पहुंचता है उन्हें भी वो नुकसान पहुंचाता है और ये धुआं कैंसर कारक होता है। अन्य स्रोत उपरोक्त सभी कारणों के अलावा मरे हुए पशु, सड़ी गली वस्तुएं, गंदे नाले, चर्म शोधन कारखाने आदि से निकलने वाले दुर्गंध युक्त गैसें भी वायु प्रदूषण में अपना योगदान देती है। तो आज के इस वीडियो में हमने विभिन्न ऐसे सोर्सेस पढ़े जिनके द्वारा वायु में प्रदूषण का फैलाव होता है। धन्यवाद।